strong. हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, क्योंकि हम अच्छे हैं तो आप भी अच्छे हो। तो आज हम ग्रेविटेशन का सेकेंड पार्ट का पोर्शन कवर करेंगे, जिसमें आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताएंगे, थ्रस्ट बताएंगे, बायनेंसी फोर्स बताएंगे और प्रेशर बताएंगे। तो आओ मज़े लेके करते हैं, क्योंकि चैप्टर बहुत आसान है, सारा कुछ लर्निंग है। इस चैप्टर में आपको जो पिछली वीडियो हमने बताई थी उसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराएंगे, क्योंकि बच्चों की बहुत सारे कमेंट भेजे बच्चों ने कि मैम प्लीज़ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करा दो। तो हम आपको कुछ न्यूमेरिकल भी कराएंगे, फिर उस पर बेस आप अपने आप करना, तो आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ नज़र आएगा। आ जाओ। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर के सेकेंड पार्ट के। उसमें थ्रस्ट क्या होता है, व्हाट इज़ थ्रस्ट? ट्रस्ट मत समझ लेना, ट्रस्ट मतलब विश्वास। वही विश्वास पे दुनिया कायम है। तो मेरे पर विश्वास करो तभी तो मेरी वीडियो देखोगे। हाँ, अगर अच्छी लगे तो दोबारा देखना और ढंग से पढ़ना, ताकि मार्क्स अच्छे गेन कर दो। आ जाओ। तो थ्रस्ट पे आते हैं। थ्रस्ट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। थ्रस्ट एक टाइप का फोर्स है। जब किसी सरफेस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो उसे हम उस फोर्स को एक स्पेशल नेम देते हैं, उससे बोलते हैं थ्रस्ट। तो थ्रस्ट इज अ फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द सरफेस। क्लियर है? जैसे मान लो कि ये वाइट बोर्ड है, इस वाइट बोर्ड पर हमने इस ऐसे पेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक 90 डिग्री डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया। इट मीन्स दिस इज द थ्रस्ट। तो थ्रस्ट जो होता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे लगने वाला फोर्स होता है। तो थ्रस्ट इज द फोर्स that is acting on the perpendicular direction on the surface। तो थ्रस्ट क्या है बच्चों? थ्रस्ट इज अ फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द सरफेस। ऐसे सभी फोर्सेस जो किसी सरफेस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन लगते हैं उसे हम थ्रस्ट बोलते हैं। थ्रस्ट एक टाइप ऑफ फोर्स है। इसका मतलब अगर आपसे इसकी यूनिट पूछी जाए तो जो फोर्स की यूनिट होगी वही जो होगी वो थ्रस्ट की भी यूनिट होगी। तो यूनिट ऑफ थ्रस्ट जो है वो होगी न्यूटन। न्यूटन को हम एन से शॉर्ट फॉर्म में एन से लिखते हैं, तो हम थ्रस्ट की भी यूनिट को एन से लिख सकते हैं। तो थ्रस्ट इज अ फोर्स, फोर्स की जो यूनिट होगी वो न्यूटन होगी, तो थ्रस्ट की भी यूनिट जो होगी वो न्यूटन होगी। अब देखो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है, प्रेशर को हम P से डिनोट करते हैं। और प्रेशर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें हम किसी भी पर्टिकुलर सरफेस पर कितने एरिया पर फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज़ फोर्स। सपोज हमारा ये हमने अपने पाम से इस बोर्ड पर एक फोर्स लगाया और ये फोर्स कितना कवर अप कर रहा है? ये देखो, ये जितना हमारा हैंड है ये इतने एरिया को कवर कर रहा है। इसका मतलब है ये पर्टिकुलर गिवन एरिया है जिस पर हम ये फोर्स लगा रहे हैं। तो ये फोर्स जो होगा जिसे हम प्रेशर बोलेंगे। तो फोर्स जो होता है, अरे प्रेशर जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर इज डिनोटेड बाय P एंड P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स, प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। और प्रेशर फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन, और एरिया होता है मीटर इनटू मीटर। ठीक है? मास ये हमने कैपिटल लेटर से डिनोट किया है और मीटर को स्मॉल लेटर से। तो अगर हम देखें तो फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन मीटर इंटू मीटर। मीटर को हम जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ को मेज़र करने की। फोर्स इज इक्वल, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन अपॉन एरिया की यूनिट जो होगी वो मीटर स्क्वायर। तो इट मीन्स प्रेशर की जो यूनिट, ऐसा यूनिट है वो है हमारी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम पास्कल भी बोलते हैं। ठीक है? प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल।
तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, इट मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम लोग जनरल में पास्कल बोलते हैं। तो आपको इसकी यूनिट पूछी जा सकती है कि थ्रस्ट की यूनिट क्या है और प्रेशर की यूनिट क्या है। तो सिंपल है कि प्रेशर इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच इज़ कवर्ड अ पर्टिकुलर एरिया, इट मीन्स प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, यूनिट ऑफ फोर्स इज Newton and the unit of area is meter square, then the unit of pressure is Newton per meter square, और इसे हम पास्कल भी बोलते हैं। क्लियर है? आई थिंक सभी को ये क्लियर होगा, कोई बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, इस पर रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी नहीं आते। सिर्फ यूनिट ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आप इसकी यूनिट और डेफिनेशन लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये हमारा हो गया थ्रस्ट एंड प्रेशर। इसके बाद हम आते हैं अपने व्हाट इज़ बायोंसी फोर्स। बायोंट क्या होता है? बायोंट का मतलब होता है, जैसे अभी हमने बताया किसी पर्टिकुलर गिवन सरफेस पर जो फोर्सेस लगता है उसे प्रेशर और थ्रस्ट बोलते हैं। बायोंसी फोर्स क्या होता है बच्चों? अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी गिवन लिक्विड में, फ्लूइड में, यू कैन से फ्लूइड, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में हम उसे मर्ज कराते हैं, उसे इमर्ज कराते हैं, पानी के अंदर डालते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि पानी उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। ये जो फोर्स होता है वो फ्लूइड के थ्रू लगाया जा रहा है, इसे हम बायोंस बोलते हैं। और जो लिक्विड की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अप डायरेक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो होता है फोर्स लगाता है, उसे हम बायोंसी बोलते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इन विच द लिक्विड क्रिएट अ फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड बायोंसी, और ये जो फोर्स है उसे हम बायोन फोर्स बोलते हैं। तो बायोंस क्या, जैसे सपोज जनरली आप लोग छोटे बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, नहाते टाइम मग जो होता है पानी में यूँ घुसाते हैं, तो प्रेशर लगाना पड़ता है। प्रेशर क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि जितने फोर्स के साथ ऊपर से हम ऑब्जेक्ट को पानी में इमर्ज करते हैं, उसे डुबाते हैं, उतने ही फोर्स के साथ में जो वाटर है या जो फ्लूइड है, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वाटर, या किसी भी फ्लूइड में, तो वो फ्लूइड ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है जिसे हम बायोन फोर्स बोलते हैं। तो सपोज ये लिक्विड है, इस लिक्विड में फ्लूइड है, वाटर है, आप कुछ भी समझ लो, इसमें अगर हमने कोई चीज़ को इस तरीके से इसको डुबा दी है, इमर्ज कराई है इसके अंदर, तो जब ये इमर्ज कराते हैं हम इसके ऊपर की तरफ से इसमें फोर्स लगा रहे हैं। तो देखो बच्चों ध्यान से, अगर हम ऊपर की तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट इस फ्लूइड में ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट हो रहा है नीचे की तरफ, लेकिन तब भी जो है इसमें अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स वर्क करता है जिसकी डायरेक्शन ये होगी, ये ऊपर की डायरेक्शन में एक्ट करेगा जिसे हम बोलते हैं बायोन फोर्स। लिक्विड उसके ऊपर की तरफ फोर्स एक्ट करेगा जिसे हम बोल देंगे बायोन फोर्स। तो बायोन फोर्स मीन्स व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इमर्ज इन अ फ्लूइड, द फ्लूइड क्रिएटेड अ फोर्स दैट इज नोन एज बायोंसी फोर्स। तो इट मीन्स बायोंट फोर्स का मतलब है कि कोई भी लिक्विड जब अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स क्रिएट करता है, कोई फोर्स लगाता है किसी ऑब्जेक्ट पर ऊपर की तरफ, तो उसे हम बोलते हैं बायोन फोर्स। और लिक्विड की, फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम बोलते हैं बायोंसी। तो बायोंसी पर ही जो थे हमारे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे आर्किमिडीज, उन्होंने बताया था कि बायोंसी होती क्या है। कोई ऑब्जेक्ट शिंक करेगा या फ्लोट करेगा, तो वो क्या कर रहे थे कि नहा रहे थे, और पता है साइंटिस्ट लोग तो महीनों से जो है दाढ़ी वाड़ी भी नहीं बना रहे थे। तो सोचो कि एक लंबी दाढ़ी वाला आदमी टब में नहा रहा और निकले और बाहर दौड़ता हुआ कह रहा यूरेका यूरेका यूरेका। उन लोगों ने सोचा भाई क्या हुआ, सोचो। तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट शिंक करेगा या फिर जो है वो फ्लोट करेगा, ये डिपेंड करता है कि उसकी डेंसिटी कितनी है। तो उन्होंने बताया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को पार्शियली या कम्प्लीटली किसी फ्लूइड में मर्ज नहीं बच्चों, इमर्ज करते हैं, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में पार्शियली या फिर कम्प्लीटली इमर्ज होता है, पानी में अंदर जाता है, तो वो ऑब्जेक्ट जो होता है, उस ऑब्जेक्ट का जितना भी वेट होता है, वो ऑब्जेक्ट अपने वेट के बराबर का वाटर जो है डिस्प्लेस करता है
तब उसके लिए अपनी उसमें जगह बनाता है। तो इट मीन्स सपोज अगर हमारे पास एक कोई कंटेनर है, ऐसे मान लो इस तरीके से, और इसमें यहाँ पर जो है इतना पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि हमारे पास मान लो एक स्प्रिंग बैलेंस है और इससे हमने एक ऑब्जेक्ट को वे कर दिया, इसका वेट मान लो W है, ये ऑब्जेक्ट है एयर में, यानी कि एटमॉस्फेयर में उसका जो वेट है वो WA है, सपोज ऐसा हमने मान लिया। अब देखो, जब भी अभी हमने बायंसी फोर्स बताया, तो बायंसी फोर्स के अकॉर्डिंग अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम बाहर की तरफ वेट करते हैं, एटमॉस्फेयर में, खुले एटमॉस्फेयर में वेट करेंगे, या फिर जो है हम किसी लिक्विड में वेट करते हैं, तो दोनों के वेट में फ़र्क आता है। क्यों आता है फ़र्क? देखो, अगर जो एयर में हमने वेट किया है इसी ऑब्जेक्ट को, ये जो स्प्रिंग बैलेंस है, इस स्प्रिंग बैलेंस में इसका वेट कुछ भी सपोज आया, मान लो कि 5 kg का वेट है, इसी स्प्रिंग बैलेंस को हमने पानी में ले जाके रखा। जब पानी में लेकर के जाएंगे और यहाँ पर इस स्प्रिंग बैलेंस को यहाँ पर हमने अटैच कर दिया और इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर डाल दिया, तो अब देखो इसका वेट जितना होगा, ये अपने वेट जो इनिशियली 5 kg था थोड़ा सा कम महसूस करेगा। क्यों कम महसूस करेगा? क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स लगा है जो बायोंसी फोर्स है, जो इसके रियल वेट को कम कर देगा। तो देखो कितना महसूस करेगा, ये पूरा डूब जाए या पार्शियली डूबे, सपोज इतना किया हमने, तो अब यहाँ पर लिक्विड में इसका फोर्स सपोज WW है, यानी कि वेट इन लिक्विड, वेट इन वाटर या लिक्विड एज यू कैन से, जैसे तुम्हें जी करे वो पढ़ लेना, लिक्विड पढ़ लेना, वाटर पढ़ लेना। तो अब इसमें इसका वेट कितना होगा? देखो टोटल वेट जितना है और यहाँ पर जितना पानी में डूबा हुआ है, ये वेट वो महसूस नहीं करेगा, सिर्फ इतना पोर्शन जो है वो महसूस करेगा, यानी कि उसका वेट थोड़ा कम हो जाएगा। कितना? सपोज मान लो यहाँ पर इसका वेट 2 kg आया है। क्यों 2 kg आया है? क्योंकि जितना पोर्शन पानी में इमर्ज है, डूबा हुआ है, उतने ऑब्जेक्ट पर जो वाटर है, लिक्विड है या फ्लूइड है, ये ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है। जब ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा तो इसको ये अपना वेट जो होता है थोड़ा हल्का महसूस करता है। तो इसका मतलब अगर तुम चाहो तो अपना वेट खुले में कहीं पर भी जाकर के वेइंग मशीन पर खड़े हो और अपना वेट लो, और फिर उसी वेइंग मशीन को किसी भी तरीके से पानी में जाकर के अगर अपना वेट लोगे तो थोड़ा सा कम महसूस होगा, थोड़ा वेट कम आएगा, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट पर जो होगा अब थ्रस्ट जो फोर्स लगेगा वो हमारे बैलेंस, हमारी जो वेट होगा उसको कम कर देगा। इसीलिए हम जब पानी में जाते हैं तो हम थोड़ा हल्का महसूस करते हैं ड्यू टू द बायंसी। तो बायंसी यानी कि बायंट फोर्स की वजह से हमारा वेट पानी में जो होता है वो थोड़ा सा कम लगता है। उसका रीज़न ये है कि अब जैसे हमने बताया कि ये हमारे पास सपोज एक कंटेनर है जिसमें ये आउटलेट के लिए एक ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ, यहाँ पर हमने क्या किया, एक दूसरा बीकर रख लिया और इस बीकर का कनेक्शन इससे कर दिया। अब देखो आर्किमिडीज जो थे, आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, PAL मत लिखना बच्चों, PL मतलब होता है स्कूल वाले प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल सिद्धांत वाला है। तो आर्किमिडीज ने अपना एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पानी में पार्शली या कंप्लीटली इमर्ज हो रहा है तो उसमें उसके वेट के थ्रू लगाया हुआ जो वेट होता है, उसके वेट के जितना वेट उस वाटर पर फोर्स लगाता है उतना ही पानी जो होता है वो अपने आसपास के सराउंडिंग वाले पोर्शन से डिस्प्लेस कर देता है। तो इसका मतलब है कि अब सपोज ये हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया, ये कंटेनर है हमारा और इसमें ये ऑब्जेक्ट है, इसमें हमने पार्शियली इसको इमर्ज किया है, पानी जो है वो इतना है, इसके ऊपर हमने ये स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया। इसके वेट को लेने के लिए इनिशियली हमने इसका वेट कितना लिया था, WA यानी कि वेट इन एयर। उसके बाद देखो इतना पोर्शन पानी में, जैसे ही हमने इस ऑब्जेक्ट को, जो हमारा स्प्रिंग बैलेंस वाला ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट को हमने पानी में इमर्ज किया, पानी में डुबाया,
तो ये क्या हुआ कि जितना पोर्शन पानी में डूब रहा है, जितना इमर्ज हो रहा है, अपने वेट के बराबर का जो पानी होगा वो यहाँ पर आकर के निकल जाएगा। क्यों निकला? क्योंकि पानी के पास जगह नहीं है, लेकिन ये कह रहा है मुझे इसमें जाना है, तो इसके लिए जगह बनाने के लिए इतने पोर्शन का पानी हटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि वो पोर्शन, उतना वेट जो पानी कवर अप कर रहा है, उतना वेट जो पानी में इमर्ज है, वो पूरा का पूरा पानी जो होगा वो यहाँ पर आके इकट्ठा हो जाएगा। अब अगर सपोज हमें नहीं पता है कि इसका वेट कितना पोर्शन जो है, कितना वेट पानी में इमर्ज है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितना भी हमारा आउटलेट पानी है, ये जो दूसरे कंटेनर में हमने पानी कलेक्ट किया है, यही जो होगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा, वो वॉल्यूम जो होगा इसके मास के, इसके वेट के इक्वल होगा। यही बताया था हमारे साइंटिस्ट आर्किमिडीज ने। तो उन्होंने कहा था कि अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इज इक्वल टू द वेट ऑफ इमर्ज इन लिक्विड। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जितना भी पानी जो है हमारा बाहर आया है, इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ठीक है, ये जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है वो इमर्ज ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इमर्ज इन लिक्विड। क्लियर है बच्चों? कोई आई थिंक कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि इसका वेट जो होगा वो अपने वेट के बराबर का जो पानी होता है या लिक्विड जो होता है या जो फ्लूइड है उसे वो डिस्प्लेस करता है। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड दैट इज डिस्प्लेस बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जितना भी हमारा वाटर है जो बाहर की तरफ है वो इसके वेट के बराबर होगा। सिंपल यही है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पार्शियली या कंप्लीटली किसी फ्लूइड में इमर्ज है तो वो पोर्शन जो वो वाटर में पार्शियली या कंप्लीटली इमर्ज है उतने अपने ही वेट के बराबर का जो फ्लूइड होता है उसे डिस्प्लेस कर देता है। क्लियर है? आई थिंक आप सबको क्लियर होगा कि वेट ऑफ वॉल्यूम दैट इज डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इमर्ज इन लिक्विड और फ्लूइड। ठीक, तो ये है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज ने यही बताया था। फिर उन्होंने ये बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में वो शिंक करेगा या फ्लोट करेगा, ये डिपेंड करता है हमारी फ्लूइड की डेंसिटी पर कि फ्लूइड की डेंसिटी कितना ही है, उसके अकॉर्डिंग जो होता है ये पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट उसमें डूबेगा या फिर तैरेगा। तो आओ हम लोग पता लगाते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कैसे डूबता है, कैसे शिंक करता है, कैसे फ्लोट करता है। तो इसमें जो है एक वर्ड आता है डेंसिटी। पहले तो डेंसिटी क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो होती है वो उसके मास पर यूनिट वॉल्यूम को शो करती है। तो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस is equal to the mass per unit volume। मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं और वॉल्यूम जो है वो लीटर होता है, आप लोग को पता ही है। तो वॉल्यूम को हम L³ से L इंटू L, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। अब मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होती है वो डेंसिटी होती है। तो सिंपल डेंसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की एक गिवन फिक्स डेंसिटी होती है, जैसे कि वाटर की डेंसिटी जो होती है। हाँ, अब जब डेंसिटी हम फाइंड करते हैं तो डेंसिटी को शो करने के दो मेथड होते हैं, दो स्केल होते हैं। एक होता है CGS सिस्टम, CGS, और दूसरा होता है MKS। तो यूनिट ऑफ डेंसिटी इन CGS एंड MKS। CGS में जो होती है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो यूनिट ऑफ डेंसिटी इन CGS मीन्स होता है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। जब हम लेंथ को सेंटीमीटर में लेते हैं,
वेट को हम ग्राम में लेते हैं और टाइम को सेकेंड में, तो उसे हम सीजीएस सिस्टम बोलते हैं। और सीजीएस सिस्टम में जो डेंसिटी की यूनिट होती है वो वाटर की डेंसिटी जो होती है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर होती है। हम क्या करते हैं, जब भी किसी की डेंसिटी को फाइंड करते हैं तो मोस्टली हम जो वाटर की डेंसिटी होती है उसे यूनिट डेंसिटी बोलते हैं। यूनिट डेंसिटी का मतलब कि वाटर की डेंसिटी 1 होती है इन सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम में जो वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, जबकि जो एमकेएस में होती है वो 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, इसे लर्न कर लेना, ये पूछा जाता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डेंसिटी इन सीजीएस, डेंसिटी ऑफ वाटर इन सीजीएस एंड एमकेएस। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम्हें देखना पड़ेगा, अगर सीजीएस में है तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अगर एमकेएस है ऐसा यूनिट पूछी जा रही है तो 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो वाटर की डेंसिटी को हम यूनिट डेंसिटी लेते हैं क्योंकि ये जो होती है फ्लूइड ऐसा है, सभी को हम इसी से कंपेयर करते हैं। तो वाटर की डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस जनरली तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन भी रहता है कि इसकी डेंसिटी इतनी है, उसकी डेंसिटी इतनी है, लेकिन वाटर की डेंसिटी तुम्हें ऑलरेडी पता होना चाहिए कि उसको यूनिट डेंसिटी या फिर जो है इसकी डेंसिटी को 1 लेते हैं। अब एक हमारा दूसरा टर्म आता है रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी बताने से पहले हम आप लोग एक चीज़ और बता देते हैं कि आर्किमिडीज ने जो श्रिंकिंग और जो फ्लोटिंग का वो बताया था, उसके बाद उन्होंने ये भी बताया था कि उनकी जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है उनके यूजेस कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल? इम्पॉर्टेंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है यहाँ पर, हाँ, अर्थ में बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो शिप बनाए जाते हैं, शिप की जो डिज़ाइन होती है, डिज़ाइन ऑफ द शिप जो होती है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बनाया जाता है। या फिर जितने भी सब मरीन होते हैं उनकी भी जो डिज़ाइन होती है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग की जाती है। और एक डेली लाइफ में जो यूज़ होती है लैक्टोमीटर, लैक्टो से तुम लोगों को पता ही है कि मिल्क से रिलेटेड होती है। तो लैक्टोमीटर में हम प्योरिटी ऑफ मिल्क का भी जो है उससे फाइंड आउट करते हैं कि उसमें कितनी जो होती है इम्प्योरिटी मिली हुई है, कितना किसी ने पानी मिला रखा है। तो हम लैक्टोमीटर से मिल्क की जो है प्योरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। और आर्किमिडीज का एक और जो है हम लोग यूज़ करते हैं हाइड्रोमीटर से हम वाटर की प्योरिटी फाइंड करते हैं। तो प्योरिटी ऑफ वाटर इज़ फाइंड बाय द हाइड्रोमीटर एंड द मिल्क की जो प्योरिटी होती है उसको हम फाइंड करते हैं। लैक्टोमीटर से शिप की जो डिज़ाइन होती है या फिर जो सबमरीन की डिज़ाइन होती है उसको जो है वो सब ये चारों चीज़ें जो होती हैं वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डिज़ाइन की जाती है। तो याद रखना कि हमारी क्या इंपॉर्टेंस होती है आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमारी लाइफ में। तो डिज़ाइन ऑफ द शिप एंड द डिज़ाइन ऑफ द सबमरीन, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही काम करती हैं। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल लर्न करना है आपको, और क्या करना है, ये उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, शिप, structure of ship and the submarine is also based on Archimedes principle. नेक्स्ट इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है रिलेटिव डेंसिटी। इस पर भी बेस क्वेश्चन आते हैं। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी अभी हमने आप लोगों को बताया कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। अब ये रिलेटिव डेंसिटी क्या है, ये क्या भला है, आगे देखते हैं। तो ये एक्चुअली ये भला ये है कि यहाँ पर जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को कंपेयर किया जाता है तो उसे हम रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। अब तुम्हें पता है कि देखो बच्चों, हम किसी चीज़ की कंपेयरिंग करते हैं तो एक चीज़ के बारे में वेल नोन होता है, उसके बारे में बहुत अच्छे से पता होता है, उसकी कंपेयरिंग तो हम दूसरे से करते हैं। जैसे मान लो तुमने अगर किसी दो टीचर की कंपेयरिंग की, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसका मतलब उन्हें उनके बारे में तुम्हें पता है, तुम दूसरे को उनसे कंपेयरिंग कर रहे हो, उनसे तुम काफ़ी समय से उनके बारे में जानते हो। बिल्कुल वैसे ही जो है यहाँ पर है कि रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है कि दो ऑब्जेक्ट हैं, दो सब्सटेंसेज हैं जिनकी डेंसिटी को कंपेयर किया गया। अब किससे कंपेयर किया गया? जिसके बारे में हमें वेल नोन होगा, जिसके बारे में हमें अच्छे से पता होगा, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती होगी। इसका मतलब है अभी हमने बताया कि वाटर की डेंसिटी यूनिट डेंसिटी होती है।
तो जब भी हम किसी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं तो उसको हम किससे कंपेयर करते हैं, वाटर से। तो डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस होता है कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, गिवन सब्सटेंस जिसके बारे में पता करना है, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ substance is equal to density of substance upon density of water। वाटर की डेंसिटी तो यूनिट डेंसिटी है, हमने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है। तो सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू 1.5। गोल्ड की रिलेटिव डेंसिटी 1.5 गिवन है। इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब ये है कि जो गोल्ड की डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी की 1.5 टाइम्स है। देखो रिलेटिव डेंसिटी किसी सब्सटेंस की अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस। तो यहाँ पर हमारा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या है, गोल्ड है, जिसमें हमने गोल्ड की रिलेटिव डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.5 दे रखी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिलेटिव डेंसिटी है 1.5 इस वाटर की 1.5 टाइम है। इसी को हम रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। अगर हम किसी गिवन सब्सटेंस के डेंसिटी को वाटर से कंपेयर करते हैं तो उसे हम रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। सपोज हमने कहा कि ये जो हमारा पेन है वो 6 इंच जो है वो लेंथ में है, तो 6 इंच लेंथ का मतलब आप क्या समझोगे, आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि 6 इंच का है मतलब कि 1 इंच इतना बड़ा था, इसका 6 टाइम है। तो आपने कंपेयर किया ना, इसको 1 इंच से कंपेयर किया, तो वही कंपेयरिंग यहाँ पर है कि वाटर की डेंसिटी तो 1 है, यूनिट डेंसिटी है। अगर हम इसको किसी भी गिवन सब्सटेंस से कंपेयर करते हैं उसकी डेंसिटी, तो वो उसकी रिलेटिव डेंसिटी हो जाती है। तो अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है ऐसे, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 1.5, इसका मतलब क्या आपको एक्सप्लेन करना है। इसका मतलब ये है कि जो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड मीन्स द डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज द 5 टाइम्स ऑफ द डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब कि जो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड है, इसका मतलब कि जो गोल्ड की डेंसिटी है वाटर की डेंसिटी से 5 टाइम है। अब मान लो कि हम कोई दूसरा सब्सटेंस ले लेते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन ले लिया सपोज हमने, कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन जो है वो 5 है। इसका मतलब क्या है, आप लोगों को पता होगा कि क्या होगा। अभी हमने बताया कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन इज इक्वल टू 5 मीन्स द डेंसिटी ऑफ आयरन इज 5 टाइम्स ऑफ द वाटर, यानी कि जो वाटर की डेंसिटी है उसकी 5 टाइम है आयरन की डेंसिटी। तो सिंपल है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी जो है आपको क्या सिर्फ इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गिवन सब्सटेंसेस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। और इसके बाद एक चीज़ और पूछी जाती है बच्चों इसमें कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी की यूनिट हमने बताई है, मास पर यूनिट वॉल्यूम है, तो kg पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, यूनिट ऑफ डेंसिटी, यूनिट ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू किलोग्राम पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये एम के एस यूनिट में, ये सी जी एस यूनिट में, दोनों इसकी यूनिट है। तो यूनिट ऑफ डेंसिटी की बात कर रहे हैं, रिलेटिव डेंसिटी की बात नहीं कर रहे हैं। यूनिट ऑफ डेंसिटी इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा।
लेकिन अगर हम यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी बोलें तो रिलेटिव डेंसिटी हमने क्या किया, कंपेयरिंग की है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ वाटर, दोनों की हम यूनिट अगर रखेंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। इट मीन्स द डेंसिटी यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी इज नथिंग, कुछ नहीं होती है। तो नो यूनिट रिलेटिव डेंसिटी, कि रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है। इस पॉइंट को अपने दिमाग में फिक्स कर लेना, ये पूछा जाता है हमेशा। तो देयर इज़ नो यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। तो ये ऑलमोस्ट हमारा जो पार्ट है, सेकेंड पार्ट ग्रेविटेशन का, वो कंप्लीट होता है। इसके अलावा आपको इस टॉपिक से कुछ भी नहीं पूछा जाता है। तो बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी से हम एक चीज़ और फाइंड कर सकते हैं कि कोई सब्सटेंस वाटर में शिंक करेगा या फ्लोट करेगा। अगर सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होगी तो सब्सटेंस शिंक कर जाएगा। अगर सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होगी तो सब्सटेंस फ्लोट करता रहेगा। अब नेक्स्ट तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि अगर सब्सटेंस की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी इक्वल है तो क्या होगा। इसका आंसर तुम कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। जी, इसमें कवर अप हो गई हैं। अब कुछ क्वेश्चन है जो आपको हम बता देते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड होंगे। हम उस टाइप के आपको कुछ क्वेश्चन बताएंगे और आप फिर अपने आप बुक से करिएगा, ताकि आपको खुद लगे कि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं आप। तो आते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर। जैसे आपकी बुक में एक क्वेश्चन गिवन है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, किसी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो मास पर डिपेंड करता है। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट, दो मास हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको हम आपकी एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चन करा देते हैं, उस पर बेस आप क्वेश्चन करिएगा। तो आते हैं हम लोग, जो आपकी बुक का एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 143 आप देखना, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये। हम आपके क्वेश्चन को नहीं लिख रहे हैं, आप क्वेश्चन बुक में खुद देख लेना, क्वेश्चन को आपको समझा देते हैं। दो ऑब्जेक्ट हैं, ये मास m1 है और ये मास m2 है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्शन फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। ये ऑब्जेक्ट इसे ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट इसे ऐसे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो कह रहा है कि अगर हमने, तो ये दोनों पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और अगर हमने एक के मास को डबल कर दिया तो उस फोर्स पर क्या इफेक्ट आएगा। तो ऐसा करते हैं, हम इनके बीच के डिस्टेंस को सपोज r ले लेते हैं। तो हमने मास 1 को डबल कर दिया, ये इनिशियली मास m1 और m2 है, तो इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, F = कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स एक्टिंग ऑन टू बॉडी इज इक्वल टू द G m1 m2 अपॉन r²। G की वैल्यू कांस्टेंट होती है, आपको पता ही है बच्चों, आप पिछली वीडियो में आपको हमने एक्सप्लेन कर रखा, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप उसे देख लेना। तो F = G m1 m2 अपॉन r²। सेकेंड कंडीशन में कह रहा है कि मास m1 को हमने डबल कर दिया है। तो देखो कैसे, m1 = कंडीशन सेकेंड, ये f1 है और f2 = कैपिटल G, इसे डबल किया यानी कि 2m1 × m2 अपॉन r²। ठीक है, अब देखो ये f1 है, ये f2 है, जरा इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। F2 = 2 को बाहर ले लिया, इस वाले 2 को बाहर रख लिया है, और G m1 m2 अपॉन r²। ये इतना पूरा पोर्शन हमारा F1 है, तो हम इसकी जगह पर ये अपना F1 लिख देते हैं। इट मीन्स F2 = 2 × F1, यानी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के मास को जितने टाइम इंक्रीज करेंगे फोर्स उतने टाइम हो जाएगा। हमने m1 मास को 2 टाइम इंक्रीज कर दिया है, तो यहाँ पर देखो F2 जो है
जो सेकंड वाला फोर्स होगा वो फर्स्ट वाले फोर्स का जस्ट डबल हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। इसी में अगर हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, हमने कहा कि इनिशियली पहले उनके बीच की डिस्टेंस r थी, अब हमने उसके डिस्टेंस को डबल कर दिया, तब क्या होगा? देखो क्वेश्चन हमने चेंज कर दिया, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। अब हम आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पेज नंबर आप देखना 145, क्वेश्चन नंबर 6 है। पेज नंबर 145 एंड क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट का मास m1 है और सेकंड ऑब्जेक्ट का मास m2 है, जिनके बीच में फोर्स लग रहा है। डिस्टेंस इनके बीच की आ रही है। अब क्वेश्चन पहला इसका उसके दो पार्ट हैं क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि अगर हम इनके डिस्टेंस को डबल कर दें तो फोर्स पर क्या इफेक्ट आएगा, या फिर हम इनके बीच के डिस्टेंस को ट्रिपल कर दें तो फोर्स पर क्या इफेक्ट आएगा। यानी कि फर्स्ट कंडीशन में r1 जो है वो डबल है और सेकंड कंडीशन में r2 जो है वो ट्रिपल है, 3 टाइम है। इस फॉर्म में दिया, 3 टाइम्स के टर्म फॉर्म में दिया, 3 टाइम्स। तो हम लोग फर्स्ट कंडीशन पहले लेते हैं। इनिशियली जो है, अब जनरली आपको पता है बच्चों, जो हमने बताया हुआ है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशन फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमारे क्वेश्चन में मासेस को चेंज नहीं किया गया, यानी कि फोर्स यहाँ पर मास को इंक्लूड नहीं कर रहा है, सिर्फ डिस्टेंस को चेंज कर रहा है। तो डिस्टेंस चेंज करने में फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। तो पहले कंडीशन में है कि डिस्टेंस को हमने r को डबल कर दिया है, यानी कि f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि f जो होगा वो 1/4 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्वेश्चन को कह रहा कि अगर उनके बीच के डिस्टेंस को 3 टाइम कर दें, पहले r है फिर हम उसमें उसको 3r कर दिया, तो उस कंडीशन में f इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, देन वी राइट f इज इक्वल टू 1/r की जगह पर हम 3 लिख देंगे, 3r का होल स्क्वायर, यानी कि f इज इक्वल टू 1/9 हो जाएगा, 1/9 r स्क्वायर। r की जो वैल्यू है वो फोर्स हमारा जो होगा वो 1/9 हो जाएगा। तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आएंगे कि दोनों मासेस गिवन होंगे। पहली कंडीशन में गिवन होगा कि एक मास को हम इंक्रीज कर दें तो क्या होगा इफेक्ट का, तो आप फर्स्ट कंडीशन में निकालिए, फिर मास की जगह पर जितने टाइम किया जा रहा है उतने टाइम से कैलकुलेट कर लीजिए दोबारा। उसके बाद उनके बीच के डिस्टेंसेस को कर देंगे कि बीच के डिस्टेंस को डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, हाफ कर दें, 1/4 कर दें। बस सिर्फ r की जगह पर उनकी वैल्यू को पुट करिए और कैलकुलेशन करिए, और कुछ नहीं। इसमें सिंपल कैलकुलेशन जरूर थोड़ी सी हार्ड हो सकती है क्योंकि वैल्यूज़ थोड़ी बड़ी होती हैं इसमें। जी की वैल्यू r, जो अर्थ की रेडियस है, अर्थ का मास है, वो थोड़ी जो पावर्स में होती हैं, वो कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान से करनी है, अदरवाइज न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है। इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन बच्चों आता है, थियोरेटिकली क्वेश्चन होता है लॉजिकल, कि इसमें क्या होता है कि कह रहे हैं कि जो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, दो ऑब्जेक्ट जो फोर्सेस लगते हैं वो फोर्सेस हमेशा मास पर डिपेंड करते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम किसी पर्टिकुलर हाइट से दो मासेस को ड्रॉप करते हैं, एक मास मान लो लाइटर है, हल्का है बहुत ज़्यादा, जैसे मान लो कागज़ का टुकड़ा गिरा रहे हैं, और दूसरा जो है एक हैवी मास है, तो ये हमने एक बड़ा मास ले लिया और ये छोटा ले लिया, ये लाइटर है और ये हैवी मास है। हम ऊपर से दोनों को नीचे गिराते हैं तो लाइटर मास पहले क्यों आता है, जबकि ग्रेविटेशन फोर्स के अकॉर्डिंग जो है हैवी मास को पहले आना चाहिए, लाइटर मास को बाद में आना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसके लिए देखो यहाँ पर कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप करते हैं तो ऐसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट कितना भी हैवी हो या लाइटर हो,
वो एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ गिरता है। कैसे गिरता है? कांस्टेंट एक्सीलरेशन से। और वो हमारा कांस्टेंट एक्सीलरेशन कितना होता है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं। तो फॉर जो अर्थ है वो दोनों मासेस पे, मास कोई कितना भी हो, अर्थ जो होगी उस मासेस पर, उस गिवन मासेस पर एक फोर्स क्रिएट करेगी, जिसे हम F = m × g लिखते हैं। ये g जो होता है कांस्टेंट होता है, एक पर्टिकुलर गिवन प्लेस के लिए g की वैल्यू जो होती है चेंज नहीं होती है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा डिस्टेंस से, जैसे पोल से इक्वेटर पर जा रहे हैं, तो वैल्यू थोड़ी सी चेंज होती है। लेकिन अगर हमने एक पर्टिकुलर प्लेस ले लिया जहाँ पर मेजरमेंट कर रहे हैं, वहाँ के लिए जी की वैल्यू जो होगी कांस्टेंट होगी। तो ये जी कांस्टेंट होगा, यानी कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन से जो होगा वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरेगा। अब फोर्स, वैसे तो फोर्स = जो होता है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जैसा आप लोगों ने पढ़ा है उसमें फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मास जो होगा, अर्थ जो होगा, इस फोर्स से, सारे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स से जो होती है अट्रैक्ट करती है, उसमें F = m × g है। अब यहाँ पर अगर हम कांस्टेंट एक्सीलरेशन निकालें तो G = G m/r² होता है, ये होता है। तो यहाँ पर देखो, ऑब्जेक्ट के मास पर ये G जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा है। जो स्मॉल g है, जो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से ऑब्जेक्ट गिरता है, वो g पर जो होता है, g उस ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो जब इसके मास पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो ये कोई वो नहीं करता है कि मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कितने वेट का है। अगर कोई लाइटर ऑब्जेक्ट है तो वो पहले गिरता है, और जो अगर अब कोई हैवी ऑब्जेक्ट है तो बाद में गिरता है। इसका रीजन यही है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से गिरता है, वो मास पर डिपेंड नहीं करता है, ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता है, डिस्टेंसेस पर डिपेंड करता है, उसकी डिस्टेंस कितनी होगी ऑब्जेक्ट की, उस पर डिपेंड करता है। तो g के पर डिपेंड ना करने की वजह से, g एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसलिए लाइटर मास जो होता है वो जल्दी गिरता है, और हैवियर मास जो होता है वो बाद में गिरता है। तो इसलिए इस पर आप कंफ्यूज मत होना कि जो हल्का होगा उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा, जो भारी होगा उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो ऊपर से ड्रॉप करने पर जो होता है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है। जो जी होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, वो मास पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए जो है हम ये शो नहीं कर सकते, जो भी दो ऑब्जेक्ट को एक साथ गिराएंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट एक ही साथ जो होंगे वो अर्थ सर्कल पर स्ट्राइक करेंगे, बिकॉज द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द फॉलिंग ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है उस के मास पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ स्ट्राइक करेंगे। क्लियर है? अब इसमें सारी चीज़ें बच्चों देखो कवर हो गई हैं। न्यूमेरिकल भी ऑलमोस्ट हर टाइप के हमने करा दिए हैं। तुम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करना, फार्मूले लर्न करना, उसी पर डायरेक्ट फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। फार्मूले में पुट करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, और कुछ भी नहीं है इसमें। कैपिटल जी स्मॉल जी में रिलेशन जरूर लर्न कर लेना, इसके अलावा क्वेश्चन में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आता। आप लोग ईजी वे में पढ़ना, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, कोई इसमें कोई डिफ़िकल्ट नहीं है चैप्टर में। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर कवर करते हैं। नेक्स्ट किसी और वीडियो में जो आप लोग की डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग हम आपके लिए नई वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ओके, बाय बच्चों।